नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ी हुई है उसकी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आप तक रोज़ हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं तमाम अपडेट्स। और आज जो ये व्लॉग है वो सीधे आपसे, हमसे जुड़ी हुई बातों से है। क्योंकि इस युद्ध का असर, अगर आपको लग रहा है कि आप तो हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ना है, तो ये फ़र्क तो पड़ने लगा है लोगों की जेब पर, लोगों के किचन पर, लोग जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उस पर। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि गैस सप्लाईज, तेल सप्लाईज की क्राइसिस कहीं ना कहीं एक संकट अब उभरने लगा है। भले ही सरकारी सूत्र इस बाबत कुछ और बातें कर रहे हों, लेकिन जो खबरें आ रही हैं हर जगह से, ऐसा लग रहा है कि लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। इन अपडेट्स को मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले ज़रा सा बात कर लेते हैं कि अभी तक आखिर ये एनर्जी क्राइसिस के पीछे क्या वजह है। वजह यह है कि पहले तो देखिए, ईरान पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, इस हमले की शुरुआत, इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों मुल्कों की तरफ से किया गया। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया। जवाबी कार्रवाई जो ईरान ने की, अमेरिकी जो सैन्य बेसेस हैं खाड़ी में, उनको हिट किया, उनको टारगेट किया, और इसमें कुछ ऑयल रिफाइनरीज भी टारगेट हुए। तो कतर एनर्जी, उन्होंने फोर्स मज्योर की घोषणा कर दी। अब फोर्स मज्योर क्या है वो आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो तमाम हमारी तरफ से यहाँ जो एलएनजी के जो निर्यात होते हैं उसको हम, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, उसे हम सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से उनके 2 बड़े प्लांट्स पर हिट हुए, जिसमें कि रास लफान और मिसाइद, ये दोनों प्लांट्स शामिल हैं। उधर बहरीन में भी बैपको एनर्जीज पर जो हमला हुआ, उसे प्रोजेक्टाइल हमला बताया जा रहा है। तो बहरीन ने भी फोर्स मज्योर जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बहरीन की तेल की रिफाइनरी पर हिट हुआ था, जहां से करीब करीब 4,05,000 बैरल्स प्रतिदिन जो हैं वो रिफाइन होकर जाते थे। तो 85% इस प्लांट से ऐसे जो ऑयल है जो आपकी यहाँ से निर्यात किए जा रहे थे, एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। तो आप सोचिए कि ये जो मुसीबत है जो बढ़ रही है, इसके बारे में मैं वापस से बताती हूँ। लेकिन इस बीच आपको ये भी याद दिला दूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो एक बहुत की कनेक्टिविटी रूट है पर्शियन गल्फ, रेड सी के बीच में, और उसे लगभग जो है बंद माना जा रहा है। वहाँ ट्रैफिक 90% तक गिर चुकी है, क्योंकि ईरान ने बहुत साफ कहा है कि बेसिकली जो देश हमारे साथ खड़े हैं, चीन और रूस, हम सिर्फ उन्हीं के टैंकर्स को वहाँ से पार होने देंगे। तो बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जो वहाँ पर बिल्कुल खड़े हैं, जो वहाँ से गुजर नहीं रहे हैं, इस डर के साथ में कि कहीं ईरान की मिसाइल्स जो हैं उनको निशाना ना साध दे, या फिर कहीं जो हूती रिबेल्स हैं, जो ईरान के मिलिशिया ग्रुप्स वगैरह हैं, दूसरी जगह रिबेल ग्रुप्स हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, कि वो लोग भी उन पर जो है टारगेट ना कर दें उनको, और उनको हिट ना कर दें। अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं इस युद्ध के बीच में, मारालागो में, फ्लोरिडा में जाकर, वो तो 6,000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। वहाँ उनको तुरंत जो है इफेक्ट नहीं हो रहा है। दुनिया की सुपर पावर मुल्क है, उनके पास काफ़ी आर्म्स एमिनेशन भी हैं। हालांकि असर तो होगा ही अमेरिकी कंज्यूमर्स पर, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका के पास अपनी चूंकि गैस सप्लाईज हैं, तो ऊर्जा की इस वक्त जो है तुरंत उनको इस तरह की शॉर्टेज नहीं महसूस हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार वापस से ताज़ा बयान जारी किया है। ताज़ा बयान उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि इफ़ ईरान डज एनीथिंग दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑयल विद इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दे विल बी हिट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 20 टाइम्स हार्डर दैन दे हैव बीन हिट दस फार। कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हिट करते हैं तो अमेरिका उनको अभी तक जितना हमने हिट किया उससे 20 गुना ज़्यादा हम हिट करेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे रेटरिक भी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक तो उनको नहीं पता कि ये इस युद्ध को किस दिशा में और कब तक खींचना है। उनको किसी ने पूछा कि भाई आप इस युद्ध को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि अभी ये रिपोर्ट्स आई हैं जो छपी हैं, बीबीसी में हो, CNN में हो या एक्सियोस में हो,
कि अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल जाकर गिरी थी मिनाब में, जहां पर उस एलिमेंट्री स्कूल को हिट किया गया, जहां 170 के करीब जो हैं कम उम्र की बच्चियों की जान गई ईरान में, जो 7 से 12 साल की लड़कियां हैं। उस बाबत जब उनसे सवाल पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि टोमाहॉक मिसाइल है, और टोमाहॉक मिसाइल जो है मतलब फिर अमेरिका का ही हाथ है, क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ अमेरिका के पास ही में है। उन्होंने कहा जांच जारी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है, आई लिव विद इट, कि ठीक है मैं जी लूँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। आप उनके टोन को सुनिएगा, वो कमेंट प्ले करती हूँ, और आप सोचिएगा कि ये कौन सा शख्स है, कैसा इंसान है जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर लोकतंत्र का इस वक्त राष्ट्रपति बना हुआ है। सुनिए जरा। Know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation, but tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that. तो आप सोचिए कि मतलब एक बच्चियों की जो जान गई है, 170 से ज़्यादा बच्चियों की जान गई है, मानवीयता तो बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो। आप एक शोक संदेशा देना तो छोड़ दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि इवन इफ इट हैज़ हैपेंड कि हमारी मिसाइल से ही मारे गए हैं बच्चियाँ, आई विल लिव विथ इट। इट इज़ अनथिंकेबल कि हम इस तरह की जो है असंवेदनहीनता हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एज एन इंडिविजुअल वो जैसे भी हों, इस वक्त वो जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, कम से कम उस ऑफिस की गरिमा का कुछ तो सोच लो। Additionally, we will take out easily destroyable targets that will make it virtually impossible for Iran to ever be built back as a nation again. Death, fire and fury will rain upon them. रोज़ रोज़ सुबह जागकर जो है ये जिस तरह की धमकियाँ देते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप सोचिए यही वो डोनाल्ड ट्रंप है जो जनवरी में जब ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो ईरानियन लोगों के लिए हिज हार्ट वाज ब्लीडिंग। तब वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, आपको तो हम आज़ादी दिलवाएंगे। आप ये क्या आज़ादी दिलवाएंगे जब उनके मुल्क को आप पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं, आप उसे रबल में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो वो ईरानियन लोगों का भला वहाँ कैसे होगा? रिजीम चेंज आप करना चाहते थे, वो तो हुआ नहीं। एक खामनेई गई तो दूसरे खामनेई आ गए, मुश्तबा आ गए हैं वहाँ पर, जो अब ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए हैं। और जगह जगह जहाँ पे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, भारत में भी हमने देखा, इंडिया इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर में जब प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे कि तुम एक खामनेई मारोगे, हर घर में खामनेई जन्म लेगा। तो आप कितने खामनेई को मारोगे ताकि आपका रिजीम चेंज प्लान जो है वो आखिर सफल हो सके? ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जिसमें जो जाने गई हैं, बहरीन में जो स्ट्राइक हुआ, सऊदी में जो स्ट्राइक हुआ जिसमें 2 नागरिकों की जान गई, विदेशी नागरिकों की, जिसमें एक भारतीय भी हैं, जो वर्कर्स, क्योंकि ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत मौजूद हैं यहाँ वेस्ट एशिया में, और वो सिर्फ भारत से ही नहीं, वो नेपाल, बांग्लादेश, तमाम ऐसे देशों से भी हैं। उनको जब जब जो जान जा रही है, उनको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बंद हो। वो पैनिक की स्थिति में है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। इजराइल से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि जो इजरायली हैं वो बहुत सारे इस तरह के जो भारतीय मजदूर, जिनको सिटिंग डक बनाकर लेकर जाया गया है, क्योंकि वहाँ फ़िलिस्तीनियों को आपने बैन कर दिया था हमास के 7 अक्टूबर 2023 के टेरर अटैक के बाद में। तो आपके काम कौन करेगा भैया? ये जो आपके मीनियल काम हैं या मजदूरी वाले काम हैं, उसके लिए आप भारतीयों को लेकर गए थे। अब विजुअल्स आ रही हैं कि उन भारतीयों के लिए जो है बंकर्स नहीं है, उन भारतीयों को कहीं किसी नाले के अंदर घुसना पड़ रहा है, किसी तरीके से जो है सर्वाइव करना पड़ रहा है जब जब ड्रोन हमलों की बात होती है, मिसाइल हमलों की बात होती है। इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक व्लादिमीर पुतिन का सवाल है, रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इफेक्टिवली क्लोज्ड, और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया विल कंटिन्यू सप्लाइंग ऑयल एंड गैस टू कंट्रीज दैट आर रिलायबल बायर्स, जो जिन देशों पर वो निर्भर कर सकते हैं। तो इसमें भारत का नाम भी शामिल होगा, और अमेरिका ने तो खैर अब इजाज़त दे दी है मोदी सरकार को, हमारी हुकूमत को, कि आप जाइए 30 दिनों तक जो है आप तेल खरीदिए रूस पर, हम वो सैंक्शंस वेव ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो एक टेलीवाइज एड्रेस किया, उसमें उन्होंने एक चेतावनी दे दी है कि यूरोपियन यूनियन प्लान्स टू इंट्रोड्यूस एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बाइंग रशियन हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडिंग LNG स्टार्टिंग April 25 विद द गोल ऑफ फेजिंग आउट दीज इम्पोर्ट्स एंटायरली बाय 2027। क्योंकि इस ताज़ा युद्ध के शुरू होने के पहले यूरोप ने कहा था कि हम रूस पर बहुत निर्भर हैं अपने गैस के लिए, 2027 तक हम अपने आयात को पूरी तरीके से शून्य कर देंगे। और उसी का हिस्सा है कि अप्रैल से जो है 2025 से इस साल 25 अप्रैल से वो एडिशनल जो हैं
रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले थे रशियन हाइड्रोकार्बन्स पर। तो इसलिए पुतिन ने कहा कि अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड द रशियन गवर्नमेंट टू कंसिडर वेदर इट मेक्स सेंस टू स्टॉप सप्लाइंग एनर्जी टू वेस्टर्न यूरोप ऑल टुगेदर रादर देन वेटिंग फॉर ब्रसल्स टू स्टॉर्म द डोर इन आवर फेस। कि इसके पहले कि यूरोप हमसे तेल खरीदना बंद करे, क्यों ना हम ही पूरी तरीके से तेल उनको बेचना हम बंद कर दे। ये बात अब व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। In other words, the idea is to move those volumes off the EU market now, redirect them to more promising destinations and secure those other markets while we can. कि हम अभी तक जो रूस को सप्लाई दे रहे हैं, पश्चिमी रूस को, वो सप्लाई, पश्चिमी यूरोप को, वो सप्लाई हम किसी और मार्केट में हम शिफ्ट कर देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भी जारी है, वो आपको याद दिला दे। थर्ड अपडेट है ईरान की तरफ से। ईरान ने कहा है कि अजरबैजान, टर्की एंड साइप्रस अटैक्स जो हैं वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थी, वो इजराइल ने करवाई थी। और उन्होंने बाकायदा जो है धमकी भी दी है कि ये गेम तो भाई जारी रहेगा लड़ाई वाला, हम निगोशिएट करने को तैयार नहीं हैं। क्या आप तैयार हैं कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगे? ईरान के कमांडर ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। میشه در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که شما اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً و رسما اعلام کرد که چنین پرتابه‌هایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته. قبرس رو دیدید حتی مقام‌های رسمی انگلیس تایید کردند که چنین اتفاقی نیفتاده. ما همواره هشدار دادیم نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین. یادمون باشه که یک رژیم شروری در منطقه وجود داره که سابقه طولانی داره در چنین اقداماتی. موضوع آوالون یا آپریشن سوزانا در 1954 در مصر یک مورد خیلی شناخته شده است که رژیم صهیونیستی چگونه سعی کرد با اقدامات خرابکاری سعی کنه که شکاف ایجاد بکنه بین چند کشور. اخیراً هم خب خبرهاش اومد که در عربستان سعودی و قطر اینها مشغول عملیات خرابکارانه بودن. بنابراین همه کشورها رو ما دعوت میکنیم به تأمل و دقت در هر گونه پیش‌داوری راجع به تحولاتی که در منطقه صورت میگیره. تعجیل و شتاب در اعلام نظر حتما به نفع روابط دوستانه بین کشورهای منطقه نیست. دیشب گفتگوی خوبی بین رئیس جمهور محترم و رئیس جمهور آذربایجان صورت گرفت. توضیح داده شد، تاکید شد که چنین اقدامی از طرف ایران نبوده و امیدواریم که حسن نیت و رویکرد مثبت ایران در قبال همسایگان در هر اظهار نظری مد نظر باشه. در عین حال تأکید ما سر جاش هست. از هر جایی که منشأ و مبدأ تعرض نظامی علیه ملت ایران باشه قاعدتاً پاسخ ما مشروع و قانونی است. तो उन्होंने कहा कि अगर आप तैयार हैं कि $200 पर बैरल तक चली जाए कीमत, तो आप सोचिए देन वी विल कंटिन्यू दिस गेम। ऑलरेडी ये तेल की कीमतें अब तक की रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पर जा पहुंची हैं, $100 पर बैरल के पार हैं। और जैसा मैंने कहा कि बैपको एनर्जीज जो बहरीन वाली है उन्होंने फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया। अब फोर्स मेजॉर का क्या मतलब है कि एक कंपनी जो कानूनी रूप से जो है अनेबल है टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, तो जो कार्गोज जिनके लिए ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी हैं कि हम आपसे इतना तेल खरीदेंगे, वो कार्गोज हमें भेजिए, वो कार्गोज वो शिप नहीं कर पा रहे हैं। डीजल, जेट फ्यूल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो उनके जितने क्लाइंट्स हैं एशिया में, अफ्रीका में या फिर पश्चिम एशिया में, जो उम्मीद कर रहे थे कि अराइव करेंगे, वो नहीं आने वाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गए हैं, सप्लाई चला गया है। क्योंकि ये जिस तरीके से 9 मार्च को सित्रा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में ईरानियन ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद उसमें आग लगी, कम से कम 1 यूनिट को नुकसान हुआ। तो बैपको की जो डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाईज हैं वो ताकि सुरक्षित बने रहे, ताकि घरेलू मंच पर जो है तेल की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि फिर हम अपने एक्सपोर्ट्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो कतार एनर्जी ने भी जो है फोर्स मेजॉर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है।
इराक ने अपना तेल का जो प्रोडक्शन है उसको लगभग 70% तक कट कर दिया है। तो 3 फोर्स मेजॉर गल्फ में, खाड़ी क्षेत्र में 9 दिनों के अंदर देखने को मिले। और एज इफ इट वाजंट इनफ, हमने देखा कि फजुरा ऑयल टर्मिनल, जो कि ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बंकर पोर्ट है, उस पर जिस तरीके से हमला किया गया और धू धू कर आग की लपटें नजर आए। 2 दिन पहले ही हमने ब्लॉग किया था कि कैसे इजराइल ने ईरान के कम से कम 30 फ्यूल स्टोरेज टैंकर्स को निशाना साधा। आग की लपटों ने पूरी तेहरान को, दूसरे शहरों को जो है घेर लिया। लोग तमाम जो आज़ादी स्क्वायर वगैरह में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके आसपास काले धुएं की लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन लोग भाग नहीं रहे हैं। उसी के बीच में खड़े होकर वो जो है ईरान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और उस स्मोक से कितनी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा आप सोचिए लोगों के लंग्स पे क्या असर पड़ रहा है। 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म रहेगा। जिस तरीके के बिल्कुल जो है काले स्मोक वॉज बिलोइंग आउट एवरीवेयर। तो जब इतने ऑयल फैसिलिटीज़ पर जब हमले हो रहे हैं, जो फुजायरा ऑयल टैंकर टर्मिनल है उसे भी हॉल्ट कर दिया गया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर 3 कंपनियां फोर्स मेजॉर अनाउंस करती हैं, ईरान के ऑयल सबसे दुनिया के सबसे जो 3रा लार्जेस्ट जो ऑयल बंकर है, पोर्ट बंकर, उस पर अटैक हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड है, तो इसका असर फिर तो भाई हमारी आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग बहुत निर्भर हैं उस क्षेत्र पर तेल के लिए। और ये असर अब पड़ने लगा है, क्योंकि भारत में, अब मैं बात कर लेती हूँ, जो अनाउंसमेंट्स देखने को मिल रही हैं, सरकार की तरफ से कहा गया है कि ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग ना हो। इस वक्त बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो इविल कैरेक्टर्स, जो किसी त्रासदी में जो है प्रॉफिटियरिंग करना चाहते हैं। कोविड के टाइम पे भी देखा था, ये ह्यूमन नेचर है, हीरोइज्म भी होता है और साथ ही साथ जो है विलेनरी भी जाग जाता है इंसान के अंदर का। तो उसमें होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो एलपीजी की जो बुकिंग पीरियड है उसको 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दे रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा इंस्टेंस हो रहा था कि लोग जो हैं एलपीजी सिलेंडर 15-15 दिन में बुक करने लगे हैं। सरकार ने भारत में जो रिफाइनरीज हैं उनको भी कहा है कि आप एलपीजी आउटपुट को आप अपना बढ़ाएं, और जो घरेलू एलपीजी कंजम्पशन है, जो हाउस होल्ड कनेक्शंस है, उनको प्राथमिकता दे, ना कि कमर्शियल कनेक्शंस। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स विल ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, जो थोड़े से युद्ध क्षेत्र से बाहर हैं, उनको अप्रोच किया जा रहा है इससे सोर्स करने के लिए। लेकिन सरकार की एश्योरेंसेस जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, हालांकि कल हरदीप पुरी ने खुद तस्वीरें ट्वीट की कहते हुए, एनर्जी मिनिस्टर ने, कि वो पत्रकारों से मिले हैं, तो सूत्र शायद वही थे फिर इन तमाम। तो ऑन रिकॉर्ड आकर सरकार ये बातें करे, लोगों को अश्योर करे, कहीं ना कहीं एक लोगों में डर तो होगा कि भाई व्हाट इज दिस क्राइसिस दैट इज पेंडिंग, कितनी स्टॉक है। पहले आपने कहा था 25 दिनों का स्टॉक है हमारे पास में तेल के लिए, एलपीजी के लिए। अगर ऐसा था तो फिर आप ये क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वो आप सस्पेंड कर दिए गए हैं दिल्ली में टिल फर्दर नोटिस। इस बाबत नोटिफिकेशन जारी की गई है। और जो कमर्शियल कस्टमर्स हैं, कमर्शियल कस्टमर्स किसको बोलते हैं? जो अपनी रेस्टोरेंट चलाते हैं, ईटरी चलाते हैं, अपने घर से क्लाउड किचन ऑपरेट करते हैं, कि उनकी कोई फिजिकल रेस्टोरेंट ना हो लेकिन आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपको खाना भेज रहे हैं। इनमें पंजाब में, महाराष्ट्र में ऑलरेडी किल्लत की खबर आ रही है कि इन लोगों को काफ़ी हद तक जो है सप्लाईज रिड्यूस कर दिए गए हैं। बेंगलोर में भी बिकॉज इस तरह की शॉर्टेज हुई है, तो बेंगलोर की रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि उनको जो है बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन, they said that they won't be able to operate their restaurants starting tomorrow। मतलब आज से वो अपने होटल्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक्यूट शॉर्टेज हो रही है कमर्शियल कुकिंग गैस की। द सप्लाई ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन वेस्ट एशिया। तो सरकार के जो अश्योरेंसेज आ रहे हैं और ज़मीन पर इस वक्त जो हालात हैं उसमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। और बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने बंद कर दिया है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिटी की जो गैस क्रेमेटोरियम्स हैं, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है पार्थिव शरीरों का, उसे भी जो है फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें एलपीजी का इस्तेमाल होता है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे पर असर पड़ रहा है, तो उसको भी जो है बंद कर दिया
गया है। बिहार से तस्वीरें आने लगी हैं कि लोग लग रहे हैं डर के मारे। मैं लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी कि पैनिक मत कीजिए। पैनिक करने से फ़ायदा नहीं है। पैनिक करने से उन लोगों को और ज़्यादा चांस मिलेगा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, जो सही मायनों में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इस वक्त गैस सिलेंडर्स की। और घरेलू सिलेंडर के दाम आपको पता है कि ऑलरेडी जो है 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यही सूरत हाल इस वक्त बांग्लादेश में भी है, जहां हाल ही में चुनाव हुए। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो नए प्रधानमंत्री हैं, उनके सिर पर भी कांटों का ताज सजा है। पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, क्लासेस वगैरह का जो है अब कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि ईद की छुट्टी को थोड़ा और आगे लेकर आके उन्होंने कहा जो फिजिकल यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह हैं उनको बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी हाई होती है। नेपाल में जो है अभी बालिन शाह चुनाव जीते हैं, उनकी पार्टी आरएसपी को जीत हासिल हुई है। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सिर पर भी जो है बड़ा मुश्किल ताज होगा, क्योंकि वो कैसे जो हैं युवाओं को रोज़गार देंगे, जो युवा बाहर काम करते हैं। और देश में जो इकॉनमी है वो इस वक्त ऑलरेडी फ्रैजाइल है, और ऊपर से जो वैश्विक स्थिति है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी अब बन गई है। तो एनर्जी क्राइसिस, जॉब्स क्राइसिस, फॉरेन रेमिटेंसेस क्राइसिस, इस युद्ध का असर सीधे तौर पर सारे क्षेत्रों पर, सारे देशों पर होने लगा है। तो हमें भी गियर अप होना लगेगा, और इसमें ज़रूरी है कि सरकार झूठ का सहारा ना ले। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से जो है एक ल्यूनेटिक के तौर पर बिहेव करते हैं, लेकिन प्रेस से मुखातिब होते हैं, और इसी के ज़रिए जो हमें पता चलता है कि उनकी एक्चुअली कोई क्लियर स्ट्रैटेजी है नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो मुखातिब ही नहीं होते हैं, वो सिलेक्ट इंटरव्यूज़ देते हैं। ये एक ऐसा दौर है, ऐसा वक्त है जब या तो आप संसद में कम से कम आप सांसदों को ठीक से जवाब दीजिए, गोलमोल जवाब मत दीजिए, जलेबी जवाब मत दीजिए, प्रेस से मुखातिब होइए। आपके लेवल पर एश्योरेंसेस आना ज़रूरी है कि देश की बागडोर जो है वो ठीक से आपने संभाल रखी है। अब कब तक आप सवालों से बचते रहेंगे? बहरहाल अभी आप तक बस जो है यही अपडेट्स पहुंचानी थी। ताज़ा अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, आदाब।